हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम सीटेट का सीडीपी डिस्कस करेंगे, जो 9 दिसंबर को पेपर हुआ था। और क्या कहते हैं, 1 से 5 तक का सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर पूछा था, मतलब पेपर में क्या-क्या कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाकी 2011 से और 2011 से 2019 तक के सारे पेपर हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप उससे देख लीजिए, देख करके एनालाइज करिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो प्रारंभिक, ये आपका प्रारंभिक अवधि होगी, क्योंकि प्रारंभिक अवधि में बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, बहुत तेजी गति करके सीखता है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो ये इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास का क्रिया है करके बच्चा सीखता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, देखिए, नैतिक विकास का। और हम आगे देखते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रातः लड़कियों की तुलना में लड़कों का अधिक अधिक ध्यान देता है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पे अधिक ध्यान देता है। यह विकास का है, उदाहरण है इसमें क्या है? तो ये जेंडर पक्षपात है। जेंडर पक्षपात है, किसी एक तरफ ध्यान देना, तो ये जेंडर पक्षपात है। किसी एक तरफ आपको ध्यान नहीं करना है टीचर को, कभी भी दोनों को इक्वल लेके चलना है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे छात्र हो या छात्राएं हो, दोनों को इक्वल लेके चलना है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसमें आपका पहला सही होगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचय कराना बच्चों से। रूढ़िवादी भूमिका और जेंडर पक्षपात के लिए बच्चों को से परिचित कराना प्रभावशाली पद्धति है। यहाँ पांचवा क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व देता है? तो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन सही होगा, दूसरा नंबर से लिव वाइल गुस्सी इस बारे में बता रहे हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन इसमें है, जिस हिसाब पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, ये निजवाक हो गया, स्वयं से कहती है। बच्चा अपने आप से जो बोल बोल के बातें करता है, और मतलब तो वो निजवाक हो गया। अपने आप से देखते हैं, आप छोटा बच्चा अपने आप से बोल बोल के चीजें सीखता है, बोल बोल के कहता है, तो ये निजी प्राइवेट स्पीच होती है। सातवां क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना, ये पाड़ होता है, पाड़ या ढांचा। बच्चे को हल्का सा सपोर्ट देना, तो इसको पाड़ या ढांचे के में आता है ये चीजें। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसमें आपका दूसरा होगा, संरक्षण कच्चा समावेश। हमेशा समावेश करके बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों पे ठप्पा लगाना नहीं चाहिए और लेबल नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ग्रुप में बच्चों को सिखाना चाहिए, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजों की संरचना है? तो स्कीमा। कोई भी चीज करने के लिए बच्चे के दिमाग में, स्कीमा में थोड़ी चीजें रह जाती है, तो ये उसके बारे में बात कहा गया है। 8-9 नंबर आगे देखते हैं क्वेश्चन। 10 नंबर, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्ट तत्व व भ्रमित को समझाना, बच्चों को स्पष्ट तरीके से जो भ्रमित चीजें उसको समझाना, ये सबसे अच्छा आकलन है। 11 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में सही है कौन सी चीजें? तो इसमें आपका दूसरा सही है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षण के प्रयोग से सटीक रूप से मापना एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि के लिए कौन सी चीजें सही है? तो आपका यही नहीं नहीं, आप बुद्धि को माप नहीं सकते, इसलिए बुद्धि को माप नहीं करते। बुद्धि बहुआयामी होता है, बुद्धि बहुआयामी एवं जटिल समस्याओं का एक रूप है, बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। नहीं, ये से गलत है, ये गलत है। इसमें चौथा सही है, चौथा की बुद्धि को कभी मापा नहीं जा सकता। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिकृत समाधानों के बारे में सोचती है, इसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो रूही ये सृजनात्मक विचार का, इसका आपका 12 नंबर का पहला क्वेश्चन सही होगा, पहला आंसर सही होगा। और 12 हो गया, 13 देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए? जब बच्चा
सहभागिता में वो नहीं कर रहा है, शामिल नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करनी चाहिए? तो उसमें आपको उसमें अपनी शिक्षण पद्धति और विचार करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। बच्चा बोर हो गया, आपकी क्लास नहीं ले रहा है, आपकी क्लास से भाग रहा है या कुछ चीजें समझ नहीं आ रहा है और उसमें उसकी भागीदारी कम होती जा रही है, तो आपको अपने जो शिक्षा पद्धति है, जो विधि है, उसमें आपको चेंज करना चाहिए। इसके बारे में दिया हुआ है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तो इसमें आपका तीसरा सही है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए टीचर को। आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? बच्चों के प्राथमिक लक्षण, इसमें आपका धारा प्रवाह होगा, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप लोग को नहीं करा रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ये पठन वैकल्प, तो इसके बाद धारा की प्रवाह नहीं क्षमता, एक लय से बच्चा नहीं पढ़ पाता है। पठन वैकल्य, जैसे 6 को 9 पढ़ना, वर्ष को 100 पढ़ना, इस तरह की चीजें। 16 नंबर क्वेश्चन देते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है समावेशी शिक्षा के बारे में किस अवधारणा पर आधारित है? तो आपका 16 नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन तीसरा होगा। आधिकारिक आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य पे है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया और केंद्र है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। 18 नंबर देते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें आपका चौथा क्वेश्चन सही होगा। प्रतिकूल प्रमाण उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चों के लिए सिद्धांत और चुनौतियां देना, ताकि बच्चे को उत्साहित होकर के सीख सके, कुछ नया चीजें हो तो सीख सके। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण शास्त्र की क्या विधियां हैं? तो क्या विधियां हैं? तो इसमें आपको बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना, शिक्षण शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं परस्पर, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अध्ययन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका 21 नंबर में चौथा क्वेश्चन सही है, चौथा नंबर सही है। अध्ययन सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना और प्रक्रिया। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप इसे देख करके वो करिए कि आप लोग के कैसा पेपर आया है, क्या चीजें किस से क्वेश्चन पूछता है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होता है? तो इसमें का पहला सही हो, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है उदाहरण देने के लिए, गैर उदाहरण और उदाहरण। इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियां में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों को हमेशा ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इसमें आपका चौथा सही होगा। अधिगम में बच्चों की सहभागी अभिरुचि में जिज्ञासा कम होती जाती है। जिस बच्चे को ज्यादा मिलेगा वो बच्चा वही चीजें करता रहेगा, फिर बच्चों की शिक्षा में रुचि कम होने लगेगी। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? इसमें पहला दिया है शारीरिक दिन, दूसरा दिया है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा इसमें दिया है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तीसरा नियंत्रण तुलनात्मक मूल्यांकन इवेल्युएशन। तो इसमें आपका दूसरा सही है, यानी 2 और 3 सही है। सतत होना चाहिए और नियंत्रण कंटिन्यूअस होना चाहिए और सतत होना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। पॉजिटिव वर्ड है। लर्निंग हमेशा सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक 24 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। 25 नंबर देखते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है? तो इसमें अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराके। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करता है? तो आपका 16 नंबर का होगा।
4 नंबर, बच्चों को सहानुभूति एवं अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा उस पर आधारित विचार व मंथन करने के लिए हमेशा ऐसा चीज करना चाहिए प्रभावशाली समस्या मतलब बच्चों को हमेशा ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए कि बच्चे उसमें इंगेज रहे, अपना दिमाग लगाए उसमें और एकदम जिज्ञासु रहे उसको करने के लिए, उसको कैसे करना है कैसे नहीं, उसमें मंथन करे, अपना तरीका आजमाए। ऐसा नहीं कि बच्चा वो क्वेश्चन को लेकर बोर हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपका चौथा सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अवधि में से इसमें शारीरिक वृद्धि में विकास तीव्र गति से होता है। तो शैशव अवस्था में प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक अवस्था में बहुत तेजी से होता है, मतलब 0 से 2 साल और 2 से 6 साल के बीच में बच्चे की बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत नहीं, सार्वभौमिक नहीं होता, सांस्कृतिक सांप्रदायिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होता, ये चीज नहीं है, निगेटिव वर्ड है। 28 नंबर देते हैं, वैविध्य विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? वैविध्य विभिन्नताओं का बच्चों में जो डिफरेंट होता है या हर बच्चों का जो डिफरेंट चीजें होती है तो किस चीज के कारण होती है? किसी की आंखें भूरी भूरी होती हैं, किसी के नाक बड़े होते हैं, किसी के फोरहेड बड़े होते हैं, किसी का शरीर लंबा चौड़ा होता है, तो वो किसी तो अनुवांशिक की वजह से होता है और पर्यावरण तो अनुवांशिक जेनेटिक होता है और इन्वायरमेंटल के बीच परस्पर की क्रिया होती है। आपका इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसा स्ट्रक्चर बनता जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी है? तो हमेशा हमेशा परिवार, और परिवार हो गया, रिश्तेदार हो गया, माता पिता हमेशा प्रथम में आएंगे। जब भी दूसरा पूछे द्वितीय समाजीकरण तो विद्यालय और पड़ोसी मीडिया ये सब द्वितीय में आएंगे। तो आपको इसमें सबसे सटीक देखिए, इसमें पड़ोसी दिया है, परिवार दिया है, तो परिवार तो हमेशा फर्स्ट आ जाएगा और पड़ोसी हमेशा सेकंड में आएगा। और इसमें देखिए परिवार और मीडिया, तो मीडिया हमेशा सेकंड में आएगा, इसमें पड़ोसी और मीडिया तो ये भी हमेशा सेकंड में आएगा। तो मतलब सबसे अच्छा ये, मतलब इसमें सारा ऑप्शन सही है बट इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है हमको वो करना है, सबसे जो सटीक हो, जो सबसे मतलब सॉलिड हो आंसर, तो हमको वो करना है। तो इसमें आपका डी नंबर, तीसरा नंबर सही होगा क्वेश्चन 30 नंबर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।